कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान चैप्टर 2 डील्स विद पार्लियामेंट, आर्टिकल 50 to 60 आज हम गो थ्रू करेंगे। तो आर्टिकल 50 डील्स विद मजलिस शूरा पार्लियामेंट। ये कहता है देयर शैल बी अ मजलिस शूरा पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नोन एज रिस्पेक्टिवली एज नेशनल असेंबली एंड सेनेट। ये कहता है पार्लियामेंट के अंदर क्या होगा, क्या कंस्टिट्यूट होगा। पार्लियामेंट के अंदर भाई प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट, ये तीनों चीज को हम मजमूई तौर पे हम पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी आर्टिकल 51 पे आते हैं। 51 कहता है नेशनल असेंबली, इसका सब आर्टिकल 1 है। ये कहता है देयर शैल बी 342 सीट्स, 342 सीट्स, 342 टोटल सीट्स होंगी किसकी? नेशनल असेंबली की, इंक्लूडिंग सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स। इन्हीं 42 में वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स की भी नुमाइंदगी होगी। सब आर्टिकल 2 कहता है कि भाई अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट। कौन वोट दे सकता है? भाई एक, ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान का शहरी हो वो वोट दे सकता है। दूसरा है ही इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स, 18 साल से कम उम्र नहीं हो उसकी। तीसरा है हिज नेम अपीयर्स ऑन इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल में उसका नाम होना जरूरी चाहिए। और फोर्थ है ही इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी अनसाउंड माइंड। किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ये डिक्लेयर नहीं किया हो कि भाई ये अनसाउंड माइंड है, ठीक है, ये दिमागी तवाजुन इसका ठीक नहीं है। अगर उसका दिमागी तवाजुन ठीक है, 4 चीजें हैं, आप वोट दे सकते हैं, आपका दिमागी तवाजुन ठीक है, आपका नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल में अपीयर हो रहा हो, आप 18 साल से ऊपर हो और पाकिस्तान के शहरी हो, ये 4 चीजें हैं तो आप वोट दे सकते हैं। सब आर्टिकल 3 में यह कहता है द सीट्स इन द नेशनल असेंबली रेफर टू इन क्लॉज 1 एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4 shall be allocated to each province federally administered tribal areas and the federal capital as under। ये कहता है कि जो सीट हमने अभी पढ़ी हैं 342, ये जो है कैसे एलोकेट की जाएंगी हर प्रोविंस को, फाटा को और कैपिटल टेरिटरी को, नीचे दिए गए हुए इस चार्ट के मुताबिक ये सब कुछ होगा। अब ये जो चार्ट है इसमें बलूचिस्तान की जनरल सीट जो है वो 14 लिखी हुई है, ठीक है, वुमेन की 3 लिखी हुई है, ये टोटल हो गई 17। यानी बलूचिस्तान की जो टोटल सीट्स हैं वो 17 है नेशनल असेंबली में। ऐसे ही खैबर पख्तूनख्वा की जनरल सीट्स 35 हैं, वुमेन की 8 हैं, टोटल 43 हो गई। सिंध की 148, 35 और 183, टोटल 183। उसके बाद हाँ ये पंजाब है 100, पंजाब उसकी जनरल सीट्स है, पंजाब उसकी जो जनरल सीट्स हैं वो 148, वुमेन की 35, टोटल 183। और ऐसे ही ये अगर आप टोटल देखेंगे कि एलोकेट की गई हुई हैं कि फेडरल कैपिटल ट्राइबल की वो जनरल सीट्स है 12, वुमेन की वहाँ कोई सीट नहीं है। ऐसे ही फेडरल कैपिटल की जो जनरल सीट्स हैं वो 2 हैं, वुमेन की वहाँ कोई नहीं है। और टोटल जो यहाँ पे अगर आप एंड में देख रहे हैं टोटल सीट्स को, ये 332 हो रही हैं यहाँ से, यानी 42 नहीं 32, यानी 10 अभी भी कम है सीट्स, ठीक है। अब वो जो हम नीचे हमारा सब आर्टिकल है वो कहता है, सब आर्टिकल 4 कहता है एडिशन टू द नंबर ऑफ सीट्स रेफर टू इन क्लास 3, यानी जो अभी हमने क्लास पढ़ा उसमें 332 हैं, कि उनके साथ साथ नेशनल असेंबली की 10 सीट रिजर्व पर होंगी नॉन मुस्लिम्स यानी माइनॉरिटीज। हाँ, अब 332 वो हो गई और 10 नॉन मुस्लिम्स की आप रखते हैं माइनॉरिटी की, तो ये 342 पूरी हो जाती है। अब आर्टिकल सब आर्टिकल 5 पढ़ते हैं। इसका ये कहता है सीट्स इन द नेशनल असेंबली शैल बी एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज फेडरल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन अकॉर्डेंस विद द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफिशियली पब्लिश्ड। अब ये कहता है कि जो फाटा है और फेडरल कैपिटल टेरिटरी एरिया है उसका भी जो उनको भी जो भी मतलब के जनरल सीट्स दी जाएंगी नेशनल असेंबली में, वो भी आदमशुमारी जो लास्ट पब्लिश हुई होगी वहां के इलाकों की, उनके बेसिस पे उनको सीट्स दी जाएंगी। अब आ जाते हैं सब आर्टिकल 6 में। सब आर्टिकल 6 कहता है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली, ये कहता है नेशनल असेंबली की इलेक्शन के मकसद के लिए ए है द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ जनरल सीट शैल बी सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी एंड द मेंबर टू फिल सच सीट शैल बी इलेक्टेड बाय डायरेक्ट एंड फ्री वोट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये कहता है जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो
सिंगल मेंबर के ऊपर बेस्ड हैं, यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे आप काफी सारे लोग इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही चुना जाएगा, और वो जो चुना जाएगा वो बाय डायरेक्ट इलेक्शन, यानी लोग जाके उसको वोट देंगे और वो फिर वो जो भी सबसे हाईएस्ट वोट लेगा वो वहां से चुना जाएगा। ठीक, अब जो बी है वो कहता है ईच प्रोविंस शेल बी सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर ऑल सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन। ये कहता है जो ईच प्रोविंस है, यानी एक वुमेन के लिए, वुमेन की कोटा के लिए, वो पूरा का पूरा सूबा उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो जब भी वहां से मतलब कि इलेक्ट होगी वो पूरे सूबे से इलेक्ट होगी। आर एलोकेटेड टू रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस अंडर क्लास 3। ठीक है, अब सी में आता है, ये कहता है कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर ऑल सीट्स रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम शेल बी द होल कंट्री। अब नॉन मुस्लिम के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पूरी कंट्री है, वो पूरी कंट्री से कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, अब डी वो पढ़ते हैं, द मेंबर्स टू सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन व्हिच आर एलोकेटेड टू प्रोविंस अंडर क्लास 3 shall proportional representation system of political parties list of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party। ये कहता है जो वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वुमेन कोटा की, वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होगी, वो होगी जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट्स लेकर आएगी, वो फिर अपने जो सीट्स उनको जो मुहैया की जाएंगी वुमेन कोटा की, वो अपनी वो पूरे पाकिस्तान सूबे में से किसी भी वुमेन को वो सीट देके वो अपने रिप्रेजेंटेशन उसको देंगे, नेशनल असेंबली में उसको सीट देंगे। ऐसे ही आगे जो इसका ई है वो कहता है फॉर नॉन मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स पूरी कंट्री से आ सकते हैं, जो वो भी उसका भी वही होगा कि नॉन मुस्लिम डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आ सकता। अगर नॉन मुस्लिम कोटा से आ रहा है तो वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आएगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा सीट्स लेकर आ गई वो अपने फिर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स को सीट्स प्रोवाइड करेंगे और वो डायरेक्ट वहां पे आ जाएंगे नेशनल असेंबली में। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्टिकल 52 के ऊपर। अच्छा, इसमें एक प्रोवाइजो था, दोनों में सेम प्रोवाइजो है, ये मैं पढ़ देता हूँ। ये वुमेन वाले जो ये क्लॉज डी है उसमें पढ़ता हूँ। ये कहता है provided that for the purpose of this paragraph the total number of general seats won by political party shall include the independent returned candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in official gazette of the names of the returned candidates। ये कहता है कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी भी सीट्स काफी सारी जीत के आ गई और कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़ा हुआ है और वो भी जीता हुआ है, तो पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, यानी वो इलेक्ट होने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही वो कैंडिडेट्स की लिस्ट ऑफिशियल गजेट में आएगी, वो 3 दिन के अंदर अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 52 के ऊपर। आर्टिकल 50 कहता है ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली, के भाई नेशनल असेंबली की ड्यूरेशन कितनी होगी। ये कहता है द नेशनल असेंबली शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व कंटिन्यू फॉर अ टर्म 5 years फ्रॉम द डे ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग शैल स्टैंड डिसॉल्व एट द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स टर्म। ये कहता है कि नेशनल असेंबली की जो ड्यूरेशन होगी वो 5 साल होगी, अनलेस वो उससे पहले ही अगर खुद डिसॉल्व हो जाए, जैसे पावर्स दिए गए हैं यहाँ पे, अगर वो कोई पावर एक्सरसाइज करके उसको पहले ही डिसॉल्व कर देता है, ठीक है, कोई भी, तो अदरवाइज डिसॉल्व नहीं होती तो उसका जो टोटल टर्म है वो खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी 5 years के बाद। अब इसको 53 में पढ़ते हैं। आर्टिकल 53 कहता है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली। ये कहता है आफ्टर अ जनरल इलेक्शन द नेशनल असेंबली शैल एट द फर्स्ट मीटिंग and to exclusion of any other business elect from amongst its members a speaker and the deputy speaker so often as the office of speaker or deputy speaker becomes vacant the assembly shall elect another member as a speaker or as the case may deputy speaker। ये कहता है जैसे ही नेशनल असेंबली अपने मेंबरान इलेक्ट होके जैसे आ जाएंगे, अपने फर्स्ट मीटिंग में ही वो अपने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करेंगे, और अगर सब्सिक्वेंटली अगर कोई स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की जो पोजीशन है वो वैकेंट हो जाती है तो दोबारा से अपने स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर एज द केस में भी उसको दोबारा से इलेक्ट कर सकते हैं। सब आर्टिकल 2 है इसका। ये कहता है बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस अ मेंबर इलेक्टेड एज अ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर शैल मेक बिफोर अ नेशनल असेंबली ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल। ये कहता है जो भी स्पीकर या नेशनल असेंबली स्पीकर अपनी ऑफिस में जाने से पहले ओथ लेगा नेशनल असेंबली के सामने, और जो ओथ होगी वो जो शेड्यूल 3 में उसकी ओथ एक दी गई है कि भाई इस टाइप की वो ओथ लेगा। अब शेड्यूल 3 अगर बुक के एंड में देखेंगे शेड्यूल 3 होगा, वहां पे काफी सारे हर किसी की ओथ दी गई है कि भाई अगर ये इलेक्ट होगा, प्रेसिडेंट होगा कि उसकी ये है वगैरह वगैरह, काफी सारे की ओथ वहां दी गई है। सब आर्टिकल 3 है, ये कहता है व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वैकेंट और द स्पीकर इज एब्सेंट और इज अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस ड्यू टू एनी कॉज द डेप्यूटी स्पीकर शैल एक्ट एज अ स्पीकर। यानी स्पीकर नहीं होगा
बीमार है, मुल्क से बाहर गया हुआ है, कोई भी रीजन है, अगर वो उसकी जो है वो अनेबल है, वो नहीं कर सकता, अपनी परफॉर्म फंक्शंस नहीं कर सकता, तो जो डेप्यूटी स्पीकर होगा वो उसकी जगह पे उसकी जो भी ड्यूटीज वगैरह है वो सर अंजाम करेगा। ये कहता है एंड इफ एट दैट टाइम डेप्यूटी स्पीकर इज आल्सो एब्सेंट and is unable to act as speaker due to any cause, such members may be determined by the rules of procedure of the assembly shall preside at the meeting at the assembly। ये कहता है कि अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं होगा तो उन्हीं मेंबरान में से, नेशनल असेंबली के जो दूसरी मेंबरान होंगे उनमें से किसी एक को इंतखाब सबका किसी को चुना जाएगा और उसको एज अ वहां पे जब तक वो डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर खुद नहीं आ जाते जब तक वही बैठ के वहां पर अपने स्पीकर के जो है कार्रवाई चलाएगा और अपने काम को सर अंजाम देगा। सब आर्टिकल 4 कहता है, ये कहता है स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर शैल नॉट प्रिजाइड एट द मीटिंग ऑफ द असेंबली व्हेन द रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज बीइंग कंसीडर्ड। ये कहता है अगर स्पीकर हो या डेप्यूटी स्पीकर हो वो प्रिजाइड नहीं कर सकता किसी मीटिंग को अगर कोई रेजोल्यूशन उसी के खिलाफ और उसी असेंबली में पेंडिंग है कि भाई इसको रिमूव करना चाहिए, तो फिर जब तक वो ऐसा कोई रेजोल्यूशन पेंडिंग है तो वो अपने उसको प्रिजाइड नहीं कर सकता किसी भी मीटिंग को। सब आर्टिकल 5 है, वो कहता है स्पीकर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। ये कहता है स्पीकर अगर जब भी रिजाइन करेगा तो एड्रेस को प्रेसिडेंट को एड्रेस करके उसके रेजिग्नेशन लिखेगा कि भाई मैं अभी रिजाइन कर रहा हूँ। सब आर्टिकल 6 कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है सब आर्टिकल 5 कि भाई वो रिजाइन कैसे करता है, किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखता है, तो वो भाई प्रेसिडेंट को लिखेगा। ये अपने जहन में रखिएगा, ये भी सवाल आ जाता है। आर्टिकल 6 कहता है डेप्यूटी स्पीकर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्पीकर रिजाइन हिज ऑफिस। ये कहता है कि डेप्यूटी स्पीकर रिजाइन करेगा तो वो किसको खत लिखेगा रेजिग्नेशन का, कि भाई डेप्यूटी स्पीकर जब लिखेगा वो स्पीकर को लिखेगा और स्पीकर अगर रिजाइन करेगा तो वो प्रेसिडेंट को करेगा। इस सेंस में आप इसको जहन में रख लें, ये दोनों सवाल आ सकते हैं। सब आर्टिकल 7 है आर्टिकल 53 का, ये कहता है द ऑफिस ऑफ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर शैल बिकम वैकेंट। ये कहता है स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर जी ऑफिस है वो वैकेंट हो सकती है अगर ये चीजें हैं तो। ये कहता है ही रिजाइन्स हिज ऑफिस, तो ऑफिस वैकेंट हो जाएगी। ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली, अगर वो असेंबली का मेंबर ही नहीं रहा तब भी वो उसको जो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की सीट है वो भी खाली हो जाएगी ऑटोमेटिक। सी है ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द असेंबली और which is not less than 7 days notice has been given and which is passed by the votes of majority of the total membership of the assembly। ये कहता है अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास होता है उसके रिमूवल का और वो रिमूव हो जाता है जो कि मेजोरिटी ऑफ वोट से आती है रेजोल्यूशन और वो पास हो जाती है उसके खिलाफ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ, तो वो अपना उसकी जो डेप्यूटी स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की सीट है वो वैकेंट हो जाती है। सब आर्टिकल 8 है, ये कहता है व्हेन द नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड the speaker shall continue in his office till the person elected to fill the office by the next assembly enters upon his office। ये कहता है जब भी नेशनल असेंबली अगर डिसॉल्व हो गई तो स्पीकर अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, उसकी ऑफिस बरकरार रहेगी, वो वैकेंट नहीं रहेगी जब तक दूसरी नेशनल असेंबलीज आ जाएं और वो उसका कोई स्पीकर चुनकर आ जाए तब तक वही अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। अब आ जाते हैं सेक्शन आर्टिकल 54 पर। ये कहता है समनिंग एंड प्रोरोगेशन ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, कि भाई अगर समन कौन करेगा, मजलिस शूरा को बुलाएगा कौन, आ जाओ इकट्ठे हो जाओ मीटिंग करते हैं, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं, ये कहता है प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईदर हाउस और बोथ हाउसेज ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट इन ज्वाइंट सिटिंग टू मीट एट सच अ टाइम एंड प्लेस एट थिंग इज फिट एंड आल्सो प्रोरोग द सेम। अब ये कहता था प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी दोनों हाउस में से, ईदर हाउस माने दोनों हाउसेस में किसी को भी बुला सकता है, दोनों को इकट्ठा भी बुला सकता है और जगह आ जाओ भाई मीटिंग करते हैं। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो पार्लियामेंट को समन कर सकता है और प्रोरोग भी कर सकता है, ठीक है। सब आर्टिकल 2 ये कहता है देयर शैल बी एटलीस्ट 3 सेशंस ऑफ द नेशनल असेंबली एवरी ईयर एंड नॉट मोर देन 120 डेज शैल इंटरवीन बिटवीन द लास्ट सिटिंग्स ऑफ द असेंबली इन वन सेशन। ये कहता है एक साल में 3 मरतबा नेशनल असेंबली का एक सेशन होना चाहिए, साल में 3 मरतबा, और हर सेशन के दरमियान जो गैप है वो 120 डेज 120 दिन का से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। हर उस मीटिंग के दरमियान 120 दिन का से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए और साल में 3 मीटिंग्स होनी चाहिए। प्रोवाइजो पढ़ेंगे इसका, प्रोवाइडेड दैट द नेशनल असेंबली शैल मीट फॉर नॉट लेस देन 130 वर्किंग डेज इन ईच ईयर।
यानी नेशनल असेंबली जो है वो 130 दिन के लिए वो मिलेगी, मीट करेगी, ठीक है, कम से कम वर्किंग डेज उसके होंगे। अब एक्सप्लेनेशन है, ये कहता है इन दिस क्लॉज वर्किंग डेज का मतलब क्या है, इंक्लूड्स एनी डे ऑन व्हिच देयर इज अ जॉइंट सिटिंग एंड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 days फॉर व्हिच द नेशनल असेंबली इज एडजर्न। ये कहता है कि जॉइंट सिटिंग है, includes any day on which there is a joint sitting and any period not exceeding 2 days। कोई भी पीरियड हो, ज्वाइंट सिटिंग का पीरियड हो या कोई भी पीरियड हो जो 2 दिन से ज्यादा ना हो, फॉर व्हिच द नेशनल असेंबली इज एडजर्न। एडजर्न यानी 2 दिन से ज्यादा अगर एडजर्न होती है तो नहीं, लेकिन 2 दिन के लिए एडजर्न होती है तो वो 2 दिन जो एडजर्न के हैं वो भी वर्किंग डेज में ही काउंट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका सब आर्टिकल 3 है, ये कहता है ऑन अ रिक्विजिशन साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली, the speaker shall summon the national assembly to meet at such time and place as he thinks fit within 14 days of the receipt of the requisition, and then the speaker has summoned the assembly only he may prorogate it। ये कहता है on the requisition signed by not less than 1/4 of the total membership of national assembly, यानी नेशनल असेंबली की जितनी टोटल मेंबरशिप है उसमें से 1/4 ने अगर ये रिक्वेस्ट की है कि भाई नेशनल असेंबली को सेशन में लाओ, ठीक है, द स्पीकर शैल समन नेशनल असेंबली टू मीट। अगर 1/4 रिक्वायर करती है नेशनल असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से 1/4 मेंबरशिप, टोटल 1/4, टोटल के 1/4 अगर रिक्वायर करती है कि भाई मिलना चाहिए, हमें मीटिंग करनी चाहिए, तो स्पीकर जो होगा वो समन करेगा नेशनल असेंबली को कि भाई आ जाओ मिलते हैं, to meet at such time at such place thing which 14 days of receipt of the requisition, and when the speaker is in assembly the assemblies may be prorogued। ये कहता है कि भाई 14 डेज यानी 14 डेज पहले आपको रिसीट दी जाएगी उसकी कि भाई ये 14 दिन पहले, अभी आप 14 दिन के बाद आपको मीटिंग है, आप आइएगा। सबको एलानिया जैसे जो समन करेंगे वो समन की जो रिसीट होगी वो 14 डेज पहले होगी, यानी जिस कोई फॉर एग्जांपल उन्होंने 1 महीने की 14 तारीख रखी है तो पहली तारीख से पहले आपको सबको वो समन की रिसीट मिल जानी चाहिए कि भाई सबको वो मिल गया समन कि भाई 14 दिन के बाद आपको नेशनल असेंबली की मीटिंग है, आप सबको आना है। और ये कहता है कि अगर प्रोरोग करना है तो वो भी स्पीकर के बाद पावर है कि ही हैज समन द असेंबली ओनली ही में प्रोरोगेट। अगर यही स्पीकर ही उसको समन करता है तो वही उसको प्रोरोग भी कर सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके आर्टिकल 55 के ऊपर, वोटिंग इन द असेंबली एंड कोरम। असेंबली के अंदर वोटिंग कितनी होगी और कोरम कितना होना चाहिए। ये कहता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल डिसीजंस ऑफ द नेशनल असेंबली shall be taken by majority of the members present in voting, but the person presiding shall not vote except in the case of equality of votes। ये कहता है all decisions of the national assembly shall be taken by majority of the members present in voting। जितने भी लोग वहां पे प्रेजेंट होंगे और वो वोट करेंगे, जितनी वोटिंग की जितनी मेजोरिटी होगी वो डिसीजन लिया जाएगा, यानी डिसीजन हमेशा मेजोरिटी ऑफ वोटर्स पे लिया जाएगा। सब आर्टिकल 2 है इसका, ये कहता है इफ at any time during the sitting of National Assembly the attention of the person presiding is drawn to the fact that less than 1/4 of the total membership of the assembly is present, he shall either adjourn the assembly or suspend the meeting until at least 1/4 of the total membership is present। ये कहता है कि जितने भी, अगर टोटल मेंबरशिप कितनी है हमारे पास 342, अगर इसका 1/4 भी नहीं आते, 1/4 से भी कम अगर लोग आते हैं, ठीक है, तब फिर स्पीकर क्या करेगा, उसको एडजर्न कर देगा। और जब तक के लिए एडजर्न कर सकता है जब तक एटलीस्ट 1/4 टोटल मेंबरशिप के 1/4 प्रेजेंट हो मीटिंग में, फिर उस मीटिंग में कोई कार्रवाई कर सकते हैं। यानी नेशनल असेंबली में कोई भी अगर कार्रवाई होगी तो अगर टोटल के 1/4 अगर मौजूद होंगे तो ही कार्रवाई चलेगी, अदरवाइज वो एडजर्न हो जाएगी।